बहुत समय पहले सूरजपुर नाम के एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का एक बुजुर्ग किसान अपने दो बेटों राघव और मोहन तथा उनकी नई नई शादी हुई पत्नियों काजल और पूजा के साथ रहता था। हरिराम का परिवार मेहनती था, लेकिन किस्मत जैसे उनसे हमेशा रूठी रहती थी। कभी बारिश समय पर नहीं होती तो कभी फसल की कीमत इतनी कम मिलती कि पूरे साल की मेहनत भी बेकार हो जाती। घर का खर्च किसी तरह चलता था, लेकिन भविष्य को लेकर हर कोई चिंतित रहता था। एक शाम चारों लोग आंगन में बैठे थे। चारों तरफ गर्म हवा चल रही थी। खेत सूखे पड़े थे और आसमान में बादलों का नामो निशान नहीं था। तभी बड़ा बेटा राघव गहरी सांस लेते हुए बोला, पिताजी, पिछले कई सालों से खेती में सिर्फ नुकसान ही नुकसान हो रहा है। बीज, खाद और पानी का खर्च हर साल बढ़ता जा रहा है, लेकिन मेहनत का फल नहीं मिल रहा। अब हमारी शादी भी हो चुकी है। परिवार की जिम्मेदारियां पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में हम सब के लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। मैं चाहता हूं कि अब हमें कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए। बेटा, मैं तुम्हारी चिंता अच्छी तरह समझता हूँ। गरीबी इंसान से बहुत कुछ छीन लेती है। कई बार मेहनत करने वाला भी खाली हाथ रह जाता है। अगर तुम्हें लगता है कि कोई नया रास्ता अपनाना चाहिए, तो खुलकर अपनी बात कहो। पिताजी, मैंने और भैया ने बहुत सोच विचार करने के बाद एक फैसला लिया है। हम दोनों कुछ महीनों के लिए शहर जाकर मेहनत मजदूरी करेंगे। वहाँ जो भी काम मिलेगा पूरी ईमानदारी से करेंगे। जब थोड़ा पैसा इकट्ठा हो जाएगा तब गांव लौटकर अपना छोटा सा कारोबार शुरू करेंगे। हम नहीं चाहते कि हमारा परिवार हमेशा गरीबी में ही जीता रहे। अब समय आ गया है कि हम अपनी किस्मत खुद बदले। दोनों बेटों की बातें सुनकर हरिराम कुछ देर चुप रहे। उनके चेहरे पर गर्व भी था और चिंता भी। उसी समय दोनों बहुएं काजल और पूजा वहां आ गईं। पूजा ने घबराई हुई आवाज में कहा, अभी हमारी शादी को ज्यादा समय भी नहीं हुआ है। अगर आप दोनों शहर चले गए तो हम यहाँ कैसे रहेंगे? दिन तो किसी तरह निकल जाएगा, लेकिन रात को हर पल आपकी याद आएगी। हमें ये सोचकर ही डर लग रहा है कि इतने महीनों तक आप लोगों से दूर कैसे रह पाएंगे। हम आपके फैसले का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन शादी के बाद हर लड़की अपने पति के साथ नए सपने देखती है। हमने भी बहुत से सपने सजाए थे। अगर आप दोनों चले गए तो ये घर बहुत सूना लगने लगेगा। बहुओं, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों की बातें बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन कभी कभी परिवार की खुशियों के लिए कुछ समय का त्याग करना पड़ता है। मेरे बेटे अपने लिए नहीं, तुम सबके बेहतर भविष्य के लिए ये कदम उठा रहे हैं। आज अगर ये मेहनत करेंगे तो आने वाला जीवन आसान हो जाएगा। काजल, मैं तुम्हें किसी भी बात की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। बस कुछ महीनों का इंतजार कर लो। जब वापस लौटूंगा तो हमारे पास इतना पैसा होगा कि हम नई शुरुआत कर सकें। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मुस्कुराती रहो, इसलिए आज ये कठिन फैसला लेना पड़ रहा है। तुम हमेशा कहती थी कि शादी के बाद हम दोनों साथ घूमने जाएंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ, शहर से लौटने के बाद सबसे पहले तुम्हें पहाड़ों की सैर कराऊंगा। लेकिन उसके लिए आज थोड़ी मेहनत करना जरूरी है। अगर आज संघर्ष नहीं करेंगे तो कल खुशियाँ भी नहीं मिलेंगी। दोनों पत्नियां अपने पतियों की बातें सुनकर भावुक हो गईं। काजल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ये सब हमारे परिवार की भलाई के लिए है तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। तुम दोनों निश्चिंत होकर जाओ। हम यहाँ पिताजी का पूरा ध्यान रखेंगे और इस घर की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। हाँ, हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर रहेंगे। आप लोग बस अपना ध्यान रखना और जल्दी वापस लौट आना। कुछ दिनों बाद पूरा परिवार दोनों भाइयों को विदा करने के लिए इकट्ठा हुआ। हरिराम ने दोनों बेटों को गले लगाया और कहा, जहाँ भी रहना, ईमानदारी कभी मत छोड़ना। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन इंसानियत उससे भी ज्यादा जरूरी होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम दोनों एक दिन अपने परिवार का नाम जरूर रोशन करोगे। दोनों बेटों ने अपने पिता और पत्नियों का आशीर्वाद लिया और शहर की ओर रवाना हो गए। अब उस घर में केवल हरिराम, काजल और पूजा ही रह गए थे। शुरुआत के कुछ दिन तो सब सामान्य रहे। दोनों बहुएं पूरे मन से घर का काम करती, खेतों का भी ध्यान रखती और हरिराम की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ती। लेकिन धीरे धीरे हरिराम के मन में एक अलग ही विचार जन्म लेने लगा। एक दिन वो अकेले खेत के किनारे बैठा दूर आसमान की तरफ देखने लगा। वो मन ही मन सोचने लगा, जब मेरे दोनों बेटे शहर से खूब पैसा कमाकर लौटेंगे तब उनका पूरा ध्यान अपनी अपनी पत्नियों पर होगा। वे नए कपड़े खरीदेंगे, घूमने जाएंगे, नया कारोबार शुरू करेंगे। लेकिन मेरी जिंदगी में क्या बदलेगा? आखिर मेरे हिस्से में क्या आएगा? क्या मैं पूरी उम्र ऐसे ही खाली हाथ बैठा रहूंगा? नहीं,
अब मुझे भी कुछ ऐसा करना होगा जिससे मेरे पास भी अपनी दौलत हो। यही सोचते सोचते हरिराम के मन में लालच का एक छोटा सा बीज अंकुरित हो चुका था। दोनों बेटों के शहर जाने के बाद धीरे धीरे समय बीतने लगा। काजल और पूजा सुबह से शाम तक पूरे घर का काम करती, खेतों की देखभाल करती और अपने ससुर हरिराम की हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखती। दोनों बहुएं उन्हें अपने पिता जैसा सम्मान देती थीं। लेकिन हरिराम के मन में अब एक अजीब सी बेचैनी रेंगने रहने लगी थी। बाहर से वो पहले की तरह सीधे सादे और शांत दिखाई देते थे, मगर अंदर ही अंदर उनके मन में धन कमाने की चाह हर दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन दोपहर के समय घर के बाहर किसी ने आवाज लगाई। अरे कोई है घर में? अरे पिताजी, आप अचानक आइए, जल्दी अंदर आइए। समधी जी, बहुत दिनों बाद दर्शन हुए। आइए बैठिए, घर में आपका हमेशा स्वागत है। कुछ देर तक सब लोग हंसी मजाक करते रहे। फिर दयाराम ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में बोले, हरिराम जी, एक बात कई दिनों से मेरे मन में थी। मेरी दोनों बेटियां आज आपके घर में बहुत खुश है। मैं भगवान का लाख लाख शुक्र मनाता हूँ कि इन्हें इतना अच्छा परिवार मिला। लेकिन एक बात का दुख आज भी मेरे मन में है। कैसा दुख समधी जी? मैं अपनी बेटियों की शादी में कुछ दे नहीं पाया। गरीबी ने मुझे इतना मजबूर कर दिया था कि बस जैसे तैसे शादी कर सका। आज भी यही सोचकर मन भारी हो जाता है। अरे समधी जी, ऐसी बातें मत कीजिए। बेटी ही सबसे बड़ा धन होती है। हमें किसी दहेज की जरूरत नहीं थी। लेकिन उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। काश उस समय थोड़ा बहुत धन मिल जाता तो आज मेरी भी कुछ हैसियत होती। मेरे पास अब कुछ खास बचा भी नहीं है। बस तालाब के पास थोड़ी सी जमीन है। खेती के लायक तो नहीं है, लेकिन वो मेरी आखिरी निशानी है। मैंने फैसला किया है कि वो जमीन मैं अपनी दोनों बेटियों के नाम कर दूं। ये सुनते ही हरिराम के चेहरे की मुस्कान पल भर को गायब हो गई। उन्होंने तुरंत कहा, समधी जी, वो जमीन तो बिल्कुल बंजर है, उसका क्या फायदा? फायदा हो या न हो, लेकिन वो मेरी मेहनत की आखिरी कमाई है। मेरे बाद वही मेरी बेटियों के काम आएगी। इसलिए मैंने सारे कागज तैयार करवा दिए हैं। अब वो जमीन काजल और पूजा दोनों की होगी। कुछ ही देर बाद दयाराम ने दोनों बेटियों को बुलाकर कागज सौंप दिए। उन्होंने कहा, बेटियों, ये कोई बहुत बड़ी दौलत नहीं है, लेकिन एक पिता अपनी औलाद को जितना दे सके उतना ही दे पाता है। इसे संभाल कर रखना। कभी किसी के दबाव में आकर इसे किसी और के नाम मत करना। दोनों बहुओं की आंखें नम हो गईं। उन्होंने अपने पिता के पैर छुए। दयाराम शाम होते होते वापस अपने गांव लौट गए। उस रात पूरे घर में सन्नाटा था। हरिराम चारपाई पर लेटे हुए छत की तरफ देख रहे थे। उनके मन में बार बार वही जमीन घूम रही थी। न घर मेरे नाम, न खेत मेरे नाम। अब जो थोड़ी बहुत जमीन आई भी, वो भी बहुओं के नाम चली गई। आखिर मेरे हिस्से में क्या है? क्या पूरी जिंदगी मैं दूसरों पर ही निर्भर रहूंगा? अगली सुबह सूरज निकलते ही वो अकेले तालाब वाली जमीन देखने निकल पड़े। चारों तरफ झाड़ियां थी, कहीं कहीं बड़े पेड़ खड़े थे। तालाब का पानी बिल्कुल शांत था। हरिराम उस जमीन को ध्यान से देखने लगे। उसी समय पीछे से किसी ने आवाज दी। चाचा, इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हैं? हरिराम ने मुड़कर देखा। सामने गांव का युवक शंभू खड़ा था। शंभू आसपास के सरकारी कामों में मजदूरी करता था और अक्सर अधिकारियों के साथ रहता था। हरिराम बोले, कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही देखने चला आया। अब ये जमीन मेरी दोनों बहुओं के नाम हो गई है। सोच रहा था इसका क्या होगा। चाचा, अगर मेरी बात मानो तो इस जमीन को कभी बेचने मत देना। आने वाले समय में इसकी कीमत कई गुना बढ़ सकती है। ऐसा क्यों? मैंने अधिकारियों को आपस में बात करते सुना है। सरकार इस इलाके में बड़ी सड़क बनाने की योजना बना रही है। अगर ऐसा हुआ तो तालाब के आसपास की सारी जमीन सोने के भाव बिकेगी। जिन लोगों के नाम जमीन होगी उन्हें अच्छा खासा मुआवजा भी मिलेगा। हरिराम की आंखें चमक उठी। उन्होंने जल्दी से पूछा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? अभी सब गोपनीय है, इसलिए किसी को मत बताइएगा। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आने वाले समय में इस जमीन की बहुत कीमत होगी। इतना कहकर शंभू वहां से चला गया। लेकिन हरिराम काफी देर तक वहीं खड़े रहे। अब उनके चेहरे पर अलग ही मुस्कान थी। उन्होंने मन ही मन कहा, तो असली खजाना यहाँ छिपा हुआ है। अगर ये जमीन किसी तरह मेरे नाम हो जाए
तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। उस दिन से हरिराम का व्यवहार बदलने लगा। वो रोज किसी न किसी बहाने तालाब वाली जमीन पर जाने लगे। कभी उसकी सफाई करवाते, कभी उसकी नापजोक करते, कभी घंटों वहीं बैठकर कुछ सोचते रहते। ये सब देखकर काजल को अजीब लगने लगा। एक शाम उसने पूजा से कहा, पूजा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि पिताजी इन दिनों उस जमीन को लेकर कुछ ज्यादा ही सोचने लगे हैं? पहले तो उन्होंने कभी उसकी तरफ देखा तक नहीं था, लेकिन अब रोज वही जाते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है। दीदी, शायद उन्हें वो जगह पसंद आ गई होगी। आप बेकार में ज्यादा सोच रही हैं। पिताजी हमारे बड़ों में से हैं। वे हमारे बारे में गलत क्यों सोचेंगे? मैं चाहती हूँ कि मेरा शक गलत निकले, लेकिन फिर भी अब हमें थोड़ा सावधान रहना होगा। कई बार इंसान की नीयत अचानक बदल जाती है और सामने वाले को पता भी नहीं चलता। उधर दूर खड़ा हरिराम दोनों बहुओं की बातें सुन तो नहीं पाया, लेकिन उनके चेहरों के भाव देखकर उन्हें इतना जरूर महसूस हो गया कि अब हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा। उन्होंने मन ही मन फैसला कर लिया। अगर मुझे वो जमीन अपने नाम करनी है तो अब चाल बहुत सोच समझकर चलनी होगी। तालाब वाली जमीन की असली कीमत जानने के बाद हरिराम के मन का लालच अब पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका था। बाहर से वो अपनी दोनों बहुओं के साथ पहले जैसा ही व्यवहार करता, लेकिन हर समय उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमती रहती। किसी भी तरह ये जमीन मेरे नाम हो जानी चाहिए। एक दिन शाम को तीनों लोग आंगन में बैठे थे। हरिराम ने धीरे धीरे बात शुरू की। बहू, मैं कई दिनों से एक बात सोच रहा हूँ। तुम दोनों अभी बहुत छोटी हो। जमीन जायदाद के मामले आसान नहीं होते। आजकल धोखेबाज लोग भोले भाले लोगों को फंसा लेते हैं। अगर ये जमीन मेरे नाम कर दो तो मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी संभाल लूंगा। जब राघव और मोहन वापस आएंगे तब चाहूंगा तो फिर उनके नाम कर दूंगा। आखिर मैं तुम्हारा अपना ही तो हूँ। अगर आपको ठीक लगता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें तो इन बातों की ज्यादा समझ भी नहीं है। पिताजी, हमें आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन ये जमीन हमारे पिताजी ने बहुत सोच समझकर हमारे नाम की थी। उन्होंने साफ कहा था कि बिना जरूरत किसी भी कागज पर हस्ताक्षर मत करना। इसलिए जब तक हमारे पति वापस नहीं आ जाते, हम कोई फैसला नहीं लेंगे। हरिराम मुस्कुराते हुए वहां से उठ तो गए, लेकिन अंदर ही अंदर उनका गुस्सा बढ़ गया। उन्होंने मन ही मन कहा, ये बड़ी बहू हर बार मेरे रास्ते में आ जाती है। अगर ये नहीं होती तो अब तक काम हो चुका होता। 2 दिन बाद हरिराम कुछ कागज लेकर घर पहुंचे। उन्होंने पूजा से कहा, बहू, बस यहाँ एक जगह अपना नाम लिख दो। ये सिर्फ सरकारी रिकॉर्ड का काम है। पूजा कागज लेने ही वाली थी कि तभी काजल वहां आ गई। उसने कागज ध्यान से देखा। कागज लगभग खाली था। काजल ने शांत आवाज में पूछा, पिताजी, अगर ये सरकारी कागज है तो इसमें कुछ लिखा क्यों नहीं है? पहले पूरी बात समझाइए, फिर हम दोनों फैसला करेंगे। अरे बहू, पहले हस्ताक्षर हो जाएंगे, बाद में पटवारी सब लिख देगा। माफ कीजिए पिताजी, लेकिन हम खाली कागज पर कभी हस्ताक्षर नहीं करेंगे। इतना कहकर वो पूजा को अपने साथ अंदर ले गई। उस रात काजल को बिल्कुल नींद नहीं आई। उसे अब पूरा यकीन हो चुका था कि हरिराम के मन में जरूर कोई बात छिपी हुई है। अगली सुबह उसने पूजा से कहा, मैं 2-3 दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ। अगर पिताजी तुमसे किसी भी कागज पर हस्ताक्षर करने को कहें तो बिल्कुल मत करना। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। दीदी, आप कहाँ जा रही हैं? मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए। डरो मत, मैं एक जरूरी काम से जा रही हूँ। जब लौटूंगी तब सब सच तुम्हारे सामने होगा। ये कहकर काजल चुपचाप वहां से निकल गई। काजू के जाने के बाद हरिराम को लगा कि अब रास्ता साफ हो गया है। शाम को उन्होंने फिर पूजा को समझाना शुरू किया। देखो बहू, तुम्हारी जेठानी पता नहीं कहाँ चली गई। मुझे तो लगता है कि उसे इस परिवार की कोई चिंता ही नहीं है। लेकिन तुम समझदार हो। अगर ये जमीन मेरे नाम हो जाएगी तो मैं उसे सुरक्षित रखूंगा। बाद में सब कुछ तुम लोगों का ही रहेगा। पूजा असमंजस में पड़ गई। उसे काजल की बात भी याद आ रही थी और हरिराम की बात भी। उधर काजल सीधे शहर पहुंची। कई घंटों की तलाश के बाद उसे राघव और मोहन मिल गए। उसने दोनों भाइयों को पूरी बात बताई। कैसे हरिराम बार बार जमीन अपने नाम करवाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे उन्होंने खाली कागज पर हस्ताक्षर कराने की कोशिश की और कैसे उन्हें अब इस जमीन पर शक होने लगा है। राघव और मोहन ये सब सुनकर हैरान रह गए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि पिताजी ऐसा कर सकते हैं।
लेकिन अगर तुम इतनी दूर हमें बुलाने आई हो तो जरूर कोई बड़ी बात होगी। हम अभी तुम्हारे साथ गांव चलते हैं। सच जो भी होगा आज सामने आ जाएगा। तीनों उसी समय गांव के लिए निकल पड़े और उधर हरिराम आखिरी बार पूजा को अपनी बातों में फंसाने की तैयारी कर रहे थे। अगली सुबह हरिराम फिर पूजा के पास पहुंचे। उन्होंने प्यार से कहा, बहू, मैंने जो बात तुमसे कही थी उसके बारे में सोच लिया होगा। अगर आज तुम यह जमीन मेरे नाम कर दोगी तो आगे चलकर किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। आखिर मैं इस घर का सबसे बड़ा हूँ। जो कुछ करूँगा तुम्हारी भलाई के लिए ही करूँगा। पूजा कुछ बोल पाती उससे पहले घर के बाहर से आवाज आई, पिताजी। हरिराम ने बाहर देखा तो उनके होश उड़ गए। दरवाजे पर राघव, मोहन और काजल खड़े थे। तीनों को अचानक सामने देखकर हरिराम घबरा गए। राघव ने शांत लेकिन गंभीर आवाज में कहा, पिताजी, हम सब कुछ जान चुके हैं। काजल ने हमें सारी बातें बताई हैं, लेकिन हम आपकी जुबान से सच सुनना चाहते हैं। आखिर आप बार बार इस जमीन को अपने नाम क्यों करवाना चाहते थे? कुछ देर तक हरिराम चुप रहे, फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, हाँ बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे पता चल गया था कि आगे चलकर इस जमीन की कीमत बहुत बढ़ जाएगी। लालच ने मेरी सोच पर पर्दा डाल दिया। मैं भूल गया कि अपने ही परिवार का हक छीनने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे माफ कर दो। पिताजी, अगर आपने हमसे प्यार से कहा होता तो हम बिना एक पल सोचे आपकी हर इच्छा पूरी कर देते। लेकिन रिश्ते भरोसे से चलते हैं, चालाकी से नहीं। मुझे मेरी गलती की सजा मिल चुकी है। अब मुझे किसी जमीन या पैसे की जरूरत नहीं। बस तुम सब फिर से मेरे साथ रहो। यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। पिताजी, गलती हर इंसान से होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। आज से इस घर में लालच नहीं, सिर्फ प्यार रहेगा। हम शहर से अच्छी खासी कमाई करके लौटे हैं। अब हम सब मिलकर यहीं गांव में नया कारोबार शुरू करेंगे। पूरा परिवार साथ रहेगा और कोई भी फैसला मिलकर लिया जाएगा। ये सुनकर हरिराम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कुछ ही दिनों बाद पूरे परिवार ने मिलकर गांव में अपना नया काम शुरू किया। समय के साथ उनका कारोबार बढ़ने लगा और परिवार फिर से खुशियों से भर गया। अब हरिराम अक्सर गांव के लोगों से कहा करते थे, धन दौलत इंसान को कुछ समय की खुशी दे सकती है, लेकिन परिवार का प्यार पूरी जिंदगी का सहारा बनता है। जिस घर में भरोसा और अपनापन हो, वही घर सबसे बड़ा खजाना होता है। उस दिन के बाद उस परिवार में कभी लालच ने जगह नहीं बनाई और सभी लोग मिलजुल कर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। यदि ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर कर दें। इससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। आप मेरी कहानी को जल्द देख पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।